हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग जितना पढ़ाई हुआ है, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अवध, हैदराबाद, मैसूर, टीपू सुल्तान, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तक रिवीजन करेंगे। और इस रिवीजन में आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। Let's start our study and you can see। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल वंश की स्थापना के पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत है, उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। इस कंपनी का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली तथा भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाल भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाल यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा। वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। स्पेनिश यात्री कोलंबस ने 1492 ईस्वी में स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा। वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट अर्थात पश्चिमी घाटी पर पहुंचा। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जयमोरी ने किया। इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेच कैम्ब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेच कैम्ब्राल था, जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया था। इसने जर्मनी की भी खोज किया था, ब्राजील का, तथा इन्होंने ब्राजील का खोज किया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला खरीदकर वहां से लेकर पुर्तगाल वापस किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के बाजार में जब मसाला को बेचा तो 7 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों को व्यापार किया जाए। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय पद लाया गया। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वाइसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा बना, जो कि 1509 ईस्वी तक पद बना। प्रथम पुर्तगाली वाइसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा बना, जो कि 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्मोडा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाई, जिसे नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण से पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया। पुर्तगालियों का मुगल के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय स्थापित हुआ। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। कार्टेज व्यवस्था को लाइसेंस व्यवस्था भी कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ। अल्मोडा और गुजरात के शासक लड़ा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ। अल्मोडा और गुजरात के शासक के साथ लड़ाई हुई थी। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, जो 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, जो 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को गोवा छीना।
अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों से सती प्रथा का अंत कर दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव एवं नागर हवेली में उपनिवेशीकरण किया, मतलब वहाँ व्यापार के कारखाना खोला। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया था। ये हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत आगमन होने से ही भारत में उपरोक्त वस्तुओं की खेती होना प्रारंभ हुआ। आलू, तंबाकू, मक्का मध्य अमेरिका से लाया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज के निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498 में, 1502 में और 1524 में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में, फारस की खाड़ी में, हॉर्मुज में अपना अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने 1632 में हुगली नदी से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। भारत की सेना 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से पुर्तगालियों को मुक्त कराया। 1961 में गोवा पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा के वर्तमान समय के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो दा इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो दा इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया ने वाला प्रथम डच यात्री कॉर्नियल हाउटमैन था। इंडिया ने वाला प्रथम डच यात्री कॉर्नियल हाउटमैन था। इंडिया ने वाला प्रथम डच यात्री कॉर्नियल हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। कॉर्नियल हाउटमैन था जो कि 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इस कंपनी को वेरिंग द आस्टो इंडिसे कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इस कंपनी को वेरिंग द आस्टो इंडिसे कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नागरपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत की तुलना इंडोनेशिया में व्यापार करने में ज्यादा रुचि रखी। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। डचों ने भारत के पूर्वी तट पर ही सिर्फ अपना व्यापारिक कारखाना खोला। सूती वस्त्र का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में डचों की हार हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुई थी। गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुई थी। इस कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इस कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय भारत में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुआ। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुआ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592-93 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से 1592-93 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार और कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था और प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ बने।
थॉमस स्मिथ। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। लेकिन ध्यान रहे, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट दिया। सोवल्ली का युद्ध सूरत गुजरात के सूरत शहर में 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में सवल्ली का युद्ध हुआ। सवल्ली का युद्ध 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत। मुंबई या सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई या सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गौराल्ड आंगियर ने किया था। मुंबई शहर की स्थापना गौराल्ड आंगियर ने किया था। मुंबई शहर की स्थापना गौराल्ड आंगियर ने किया था। मुंबई शहर की स्थापना गौराल्ड आंगियर ने किया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों को दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश को सौंप दिया। कलकत्ता। बंगाल के सूबेदार अजीम उन शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 वार्षिक किराए पर 3 गांव सुतीनाता, कालीकाता और गोविंदपुर। कलकत्ता। बंगाल के सूबेदार अजीम उन शान ने 1690 के दशक में 1200 रुपया वार्षिक किराए के आधार पर सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर अंग्रेज को दिया। 1200 रुपया पे वार्षिक किराए पर जॉब चारनाक नामक अंग्रेज को दिया और जॉब चारनाक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर का स्थापित किया। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया जाए और 1 अप्रैल 1912 में यह घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में हुआ। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1930 ईस्वी में हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। मद्रास इस शहर के आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराए पर लिया था। इस व्यापार करने शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह सुलहरा फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को व्यापार करने का व्यापक छूट दिया दक्षिण भारत में। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापार करने का छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग सबसे प्रथम इंग्लैंड में हुआ। जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुख सियार के दरबार में उपस्थित हुआ। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला। मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना
आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जिसे कर्नाटक सरकार ने शीघ्र मान्यता प्रदान किया। पहला कारखाना अंग्रेजों ने व्यापारिक कारखाना 1608 में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जिसे कर्नाटक सरकार ने शीघ्र मान्यता प्रदान किया। यह अंग्रेजों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम फैक्ट्री था। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना कारखाना खोला। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। 1633 में बालासोर के ओडिशा के बालासोर में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खुली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी का पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवां के समय उसके मंत्री कॉलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में खोला। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला और दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पंडुचेरी को बनाया। यह शहर नीव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पुडुचेरी को बनाया। इस शहर की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में सहायक संधि को जन्मदाता माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय राजाओं को भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। इस युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्ति के एला सापल की संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। इस घटना को कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना। अंग्रेजी गवर्नर बर्नौट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1748 में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध से नाम से भी जाना जाता है, जो 1748 ईस्वी में हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 इस के बीच होने वाले युद्ध या युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा। 1749 से 1754 इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा। इस युद्ध की समाप्ति 1754 में पुडुचेरी की संधि के तहत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुआ। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इसी युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने किया। फ्रांस की तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिशर की जीत हुई। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ। 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध के तहत फ्रांसीसियों का भारत से बोरिया बिस्तर बंधा गया। दोस्तों, अब आते हैं 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र हुए राजकीय क्षेत्र। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल में अवध और जैसे राजकीय क्षेत्रों का उदय हुआ। ये पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। बंगाल के बारे में जानते हैं। मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बाद में
वर्षों में औरंगजेब का निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र शासन का स्थापना कर लिया। मुर्शिद कुली खां ने 1722 में मुर्शिदाबाद नामक शहर का बसाया, जिसे अपनी राजधानी बनाई। बंगाल जब मुगलों का अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल में मुगलों से स्वतंत्र हुआ तो बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद कर दिया गया, जिसे मुर्शिद कुली खां ने बसाया था। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने उड़ीसा की सूबेदारी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने उड़ीसा के भी सूबेदारी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। मुर्शिद कुली खां ने तकाबी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर वसूली के लिए इजेदारी प्रथा की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खां ने तकाबी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा वसूली के लिए इजेदारी प्रथा की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खां जब बंगाल का स्वतंत्र शासन का स्थापना किया तो इसके खिलाफ सीताराम राय, सुजात खान, निजात खां इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खां ने आसानी से दबा दिया। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। उनका उत्तराधिकारी उनका दामाद शिजाउद्दीन बना। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद शिजाउद्दीन बना। मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हुआ, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया। बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया था। शिजाउद्दीन 1739 ईस्वी में निधन होने के बाद बंगाल का अगला नवाब उसका बेटा सरफराज खान बना, जो काफी अयोग परवासी प्रवृत्ति का था। पहले मुर्शिद कुली खां 1727 में जिसका निधन हो गया, उसके बाद उसका बेटा सरफराज खान बना। शिजाउद्दीन 1739 ईस्वी में निधन हो गया, उसके बाद बंगाल का नवाब उसका बेटा सरफराज खान बना, जो काफी अयोग और विलासिता प्रवृत्ति का था। गिरिजा का युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई। अलीवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 1756 के बीच रहा। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया तथा उस कर की राशि को बंगाल के विकास पर खर्च किया, जिस कारण बंगाल काफी समृद्ध हो गया। इसीलिए अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहने जाने लगा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा, अगर मधुमक्खी को छेड़ा ना जाए तो वो शहद देती है, अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर खा जाती है। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को जो कलकत्ता का किलाबंदी फ्रांसीसियों को चंदनगर के किलाबंदी करने का रोक लगा दिया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंदनगर की किलाबंदी करने से रोक लगा दिया। अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठों की जीत हुई। तत्पश्चात अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा के क्षेत्र मराठों को दे दिया तथा 6 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार किया। अलीवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला का शासनकाल ज्यादा नहीं, 1756 से 1757 तक है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम ढाका की बेगम थी। सिराजुद्दौला का नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो ढाका की बेगम थी, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग पूर्णिया का नवाब ने किया। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता की किलाबंदी करना शुरू किया। इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी रेजर ड्रेक और सेनापति मिन चिन थे। उस समय कलकत्ता के अंग्रेज प्रभारी रोजर ड्रेक और सेनापति मिनी चिन थे, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ तथा ये लोग फुल्टा बंदरगाह पर जाकर छिप गया। ब्लैक होल की घटना। नवाब सिराजुद्दौला ने अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। 20 जून 1756 के एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। अगली सुबह जब काल कोठरी खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यही घटना बैटल ऑफ प्लासी का तत्कालीन कारण बना। इस घटना का विवरण हॉलबेल नामक अंग्रेज ने किया। जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी को मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बड़ी सेना अंग्रेज कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मानिकचंद से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि। यह संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। साथ ही युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में मुगल बादशाह फर्रुख सियार के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की घोषणा की। प्लासी का युद्ध मैदान बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी का युद्ध का मैदान बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र था। यह युद्ध चंद घंटों में समाप्त हो गया। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। यह युद्ध 23 जून 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। यह युद्ध अंग्रेजी कंपनी की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध का अंग्रेजी कंपनी से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यह युद्ध अंग्रेजों की जीत हुई क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी के साथ दिया। ध्यान रहे, इस युद्ध में मोहनलाल मीर मादन और के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार होने के बाद जब वो अपनी राजधानी लौट रहे थे तो मीर जाफर का पुत्र के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक नवाब पद पर रहा। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक नवाब पद पर रहा। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था, जिस कारण क्लाइव का गधा गीदड़ कहा गया। मीर जाफर को क्लाइव का गधा और गीदड़ कहा गया। मीर जाफर ने 1,77,00,000 रुपया अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया तथा 24 परगना नामक जिला भी अंग्रेजों को प्रदान किया। उसके बाद आता है मीर कासिम बक्सर का युद्ध, अवध, हैदराबाद, मैसूर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, पंजाब में धर्म और सिख राज। तो इसका रिवीजन इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे। क्लास करने के बाद जस्ट इसके बाद मीर कासिम से रिवीजन करेंगे पंजाब वाला सिख वाले सारे पोर्शन को। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था कि मीर कासिम से आगे तक का रिवीजन इसके बाद करेंगे, तो बाद में तो बहुत ज़्यादा बात हो गया, अगला दिन हो गया तो कोई बात नहीं, अगला दिन पूरा रिवीजन मार देंगे रंजीत सिंह तक। और इसके बाद हम लोग अगले बार से जब रिवीजन करेंगे 2 चैप्टर करेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर हमारा कम समाप्त हो गया है, तो एक ही बार में डायरेक्ट बैठेंगे तो 2 चैप्टर एक साथ उसकी पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो आइए मीर कासिम से लेकर रंजीत सिंह तक देखते हैं। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1763। मीर कासिम 1760 से 1763 इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तथा मुंगेर में गोला बारूद तोपखानों की कारखाना को शुरुआत की। बक्सर का युद्ध, यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी और सेना के भारत के संयुक्त सेना के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी और सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। वहीं भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध का नवाब सिराजुद्दौला कर रहा था। वहीं भारत के संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध का नवाब सिराजुद्दौला कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई तथा भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। यह युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट थे। बक्सर युद्ध की समाप्ति किस हुई? इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की एक्चुअली दोस्तों 2 संधि हुई। इलाहाबाद की 2 संधि हुई है, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी। इलाहाबाद की प्रथम संधि, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इलाहाबाद के में 2 संधि हुई, 12 अगस्त 1765 को और दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को। 4 दिन का गैप था। तो पहला संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार किसको दिया? अंग्रेजों को दिया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान किया। अंग्रेजी कंपनी ने जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में कंपनी आया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले हुआ खासी जनजाति के संपर्क में आया। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। इस
संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया और कालांतर में वारेन हास्टिंग ने और आगे चल के वारेन हास्टिंग ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। शुरू में तो ये हुआ कि इलाहाबाद प्रथम संधि में कि बिहार उड़ीसा एवं बंगाल का दीवानी जो था कर वसूलने के लिए सारा अधिकार अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आगे चल के वारेन हास्टिंग ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का पेंशन बंद कर दिया। इस संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। इस संधि के तहत अवध का नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हो तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया। इलाहाबाद का द्वितीय संधि देखते हैं। इलाहाबाद का प्रथम संधि तो शाह आलम द्वितीय के और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ और इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव दोनों में था दोस्तों। इस संधि के तहत युद्ध हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपये अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। इस संधि के तहत हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कड़ा और इलाहाबाद के अलावा अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। अवध के बारे में देखते हैं दोस्तों। अवध स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया। शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया। 1739 में नादिर शाह जब दिल्ली पर आगमन किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। लेकिन शहादत खान 1739 में आत्महत्या कर लिया। क्योंकि शहादत खान को जब लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, किसके खिलाफ लड़ने के लिए? मोहम्मद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने के लिए। तो यह शहादत खान तो पहले गया नहीं नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो शहादत खान तो गया नहीं। लेकिन नादिर शाह जब युद्ध से वापस लौट रहा था तो शहादत खान ने नादिर शाह को बोला कि आप जो दिल्ली से जो खजाना लूट के गए हैं उसमें 2 करोड़ रुपया और है। तो ये नादिर शाह फिर से गया लूटने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला का खजाना, लेकिन देखा तो खजाना खाली था। तो उसको लगा कि शहादत शाह ने उसका टाइम वेस्ट किया और उसे झूठी सूचना दी है। तो शहादत खान और मोहम्मद शाह रंगीला दोनों इसके जान के दुश्मन बन गए, जिस कारण से इसने 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया शहादत खान ने। शहादत खान का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदरजंग बना। शहादत खान का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदरजंग बना। इसका मूल नाम अबुल मंसूर खान था। सफदरजंग का मूल नाम अबुल मंसूर खान था। सफदरजंग का मूल नाम अबुल मंसूर खान था। इसके समय ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 में निधन हुआ। इसके समय ही 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन हो गया। 1748 में तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। जिस कारण इतिहास में सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। जिसके कारण इतिहास सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। 1754 में सफदरजंग का निधन हो गया। 1754 में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अगला नवाब सिराजुद्दौला बना। 1754 में सफदरजंग का निधन होने के बाद अवध का अगला नवाब सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। सिराजुद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। सिराजुद्दौला के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध का नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में।
सिराजुद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब आसफ-उद-दौला बना जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब आसफ-उद-दौला बना जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ बनाया। आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किया। वहीं लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा का निर्माण आसफ-उद-दौला ने करवाया, जबकि लखनऊ का छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में जेम्स ऑटोग्राम रिपोर्ट के आधार बताते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। 1857 के विद्रोह में लखनऊ के क्षेत्र से भाग गई थी। हैदराबाद के बारे में जानते हैं दोस्तों। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया था। निजामुल मुल्क ने किया। उनका मूल नाम चिंकलीज खान था। निजामुल मुल्क का मूल नाम चिंकलीज खान था। उनका समत आसफ जाही वंश से था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया था। निजामुल मुल्क ने चिंकलीज खान या निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया था। सुकरखेड़ा का युद्ध या शंकरखेड़ा का युद्ध। सुकरखेड़ा का युद्ध या शंकरखेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 में मोहम्मद बादशाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच हुई। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच हुई। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का यह युद्ध 1728 में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुई। पालखेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 1728 में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुई। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी गांव की शांति के तहत हुई। पालखेड़ा का युद्ध। यह युद्ध 1728 में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी सिंह गांव की संधि के तहत हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों का चौथा अवसरमुखी कर देना स्वीकार किया। इस युद्ध संधि के तहत निजाम ने मराठों को चौथा एवं सरदेशमुखी कर देना स्वीकार किया। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 में हुआ। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 में हुआ। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसे 1798 में स्वीकार किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसने 1798 में स्वीकार किया। आजादी के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। आजादी के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई में पुलिसिया कार्रवाई अंतर्गत ऑपरेशन कार्टरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। मैसूर आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है, उससे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही साथ कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। साथ ही साथ कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों का शासन था। मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों का शासन था। जब विजयनगर साम्राज्य पर के शासन का अंत हुआ तो उसके स्थान पर मैसूर में वोडियार वंश शासकों ने शासन किया। जब विजयनगर साम्राज्य में शासन का अंत हुआ तो उसके स्थान पर मैसूर में वोडियार वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक कृष्णराज में जो नाम मात्र का शासक था, उसके समय नंजराज और देवराज शासन को देखा करता था। उसके समय नंजराज और देवराज शासन को देखा करता था, जिसमें नंजराज वित्त मंत्री पद पर था और देवराज सेनापति पद पर था। नंजराज की सेवा में हैदर अली शामिल हुआ। हैदर अली ने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नंजराज को गद्दी से पदस्थ कर दिया और अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। अर्थात यह कह सकते हैं कि मैसूर को स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से तमिलनाडु में डिंडीगुल नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से तमिलनाडु के डिंडीगुल नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया है। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। यह युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1769 में हुई।
मद्रास की संधि के तहत। संभवतः हैदर अली अंग्रेज को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। यह युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुई। 1767 से 1769 के बीच आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 के बीच। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में हुई मद्रास की संधि के तहत। मद्रास की संधि का उल्लंघन के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के दौरान हुआ। इस युद्ध के दौरान हैदर अली अंग्रेजी सेनापति एयरकूट के बीच 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली मारा गया। उसके बाद तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध की समाप्ति 1784 में मंगलौर की संधि के तहत हुआ। टीपू सुल्तान, इन्हें शेर मैसूर नागरिक टीपू सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। टीपू सुल्तान को इनका मानना था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन ही जिया जाए लेकिन शेर की तरह जिया जाए। टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफी प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और वे जोकोविन क्लब के सदस्य बने। टीपू सुल्तान कई भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी इत्यादि के जानकार थे। टीपू सुल्तान कई भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी इत्यादि के जानकार थे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। टीपू सुल्तान अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक हुए जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान बादशाह की उपाधि धारण किया और अपना नाम से सिक्का जारी किया। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया और अपने नाम का सिक्का भी जारी किया। टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदार व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया ताकि किसानों का शोषण न हो। टीपू सुल्तान ने अपने पड़ोसी देशों में व्यापक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों में भेजा। टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार आदि देशों में भेजा। 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। 1791 में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहितों ने आगरा का मंदिर को पुनर्निर्माण करवाने हेतु टीपू सुल्तान को आर्थिक सहायता की मांग किया। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर का निर्माण को लेकर धन दिया। मंगलोर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण टीपू सुल्तान ने फ्रांस की सहायता की मांग की। इस बात को आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर अपना आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में। यह युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध के एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी की सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेजी का मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर अपना शत्रु को पंगु कर दिया। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। यह युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वांडियार वंश में की अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 में सहायक संधि के पर हस्ताक्षर करवाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1799 में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता की मांग किया था।
पंजाब सिख धर्म और सिख राज्य। ओके, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 पेज है। तो सिख धर्म के बारे में जानते हैं दोस्तों। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के ननकाना साहिब या तलवंडी में हुआ था। तो सिख धर्म के गुरु देखते हैं कौन कौन है। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु गुरु अंगद, तीसरा गुरु गुरु अमरदास, चौथा गुरु गुरु रामदास, पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु गुरु हरराय, आठवें गुरु गुरु हरकिशन, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु भी हुए। सिख धर्म के स्थापना गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ। इनके पिता मेहता कालूराम, माता त्रिपता देवी, पत्नी सुलक्षणी थी। इनका संबंध खत्री जाति से था। कि गुरु नानक का जन्म किस जाति से संबंध था? खत्री जाति से इनका संबंध था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत में भ्रमण किया। साथ ही साथ नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत किया। संगत का अर्थ होता है निःशुल्क धर्मशाला होता है, और पंगत का अर्थ होता है निःशुल्क भोजनालय, लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उसका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद बने जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। और गुरु अंगद का मूल नाम लाना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद ने किया था तथा लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास बने। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार को लेकर भारत में अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया तथा प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत में अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया तथा प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति की। किसने की? गुरु अमरदास ने। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइंदवाल में जाकर अमरदास से मुलाकात की। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा की करके समाप्ति किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गौ दान में दिया था। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया तथा अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह किया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। अमरदास के पुत्र श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह किया, जिस कारण से अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए, जो कि 1574 से 1581 तक गुरु पद पर रहे। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए, जो कि 1574 से 1581 तक गुरु पद पर रहे। इन्होंने 1577 में अमृतसर नामक शहर बसाया। इन्होंने 1577 में अमृतसर नामक शहर बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम रामदासपुर था। गुरु रामदासपुर था। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात यह कह सकते हैं कि गुरु रामदास के समय पद को पौत्रिक बनाया। गुरु के पद को पौत्रिक बनाया, मतलब पिता का पद पुत्र लेगा। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने, जो 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, इस कारण इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी के बीच सज धज अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। 1589 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया किया। 1589 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया।
इन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। इन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन में मदद किया, जिस कारण से जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव के हत्या करवा दी। तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने, जिनका शासनकाल 1606 से 1645 तक रहा। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करवाया तथा अकाल तख्त पूजा स्थल का निर्माण कराया। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में डाला। गुरु हरगोविंद ने डाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हरराय, जो कि 1645 से 1661 तक गुरु के पद पर रहा। गुरु हरराय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकों के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हरराय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकों के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हरराय का उत्तराधिकारी गुरु हरकिशन बना। जो 1661 से 1664 तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु के पद के विषय में बताया। अचानक चेचक की बीमारी के कारण गुरु हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर बने। यह सिख धर्म के 90 गुरु थे। इनका शासनकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर बने। यह सिख धर्म के 90 गुरु थे। इनका शासनकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। इनका मूल नाम त्यागमल था। गुरु हरकिशन का मूल नाम त्यागमल था। इन्हें बाकला दा बाबा के नाम से भी जाना जाता था। गुरु हरकिशन को बाकला दा बाबा या त्यागमल के नाम से भी जाना जाता था। गुरु हरकिशन को बाकला दा बाबा या त्यागमल के नाम से भी जाना जाता था। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के दरबार में बुलाकर काफी प्रताड़ित किया तथा इसकी हत्या करवा दी। अर्थात हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर ने नारा दिया सर दादा सिर्रे नादाद। गुरु तेग बहादुर ने नारा दिया सर दाद सिर्रे नादाद, अर्थात मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। इनके पिता गुरु तेग बहादुर तथा माता गुजरी बाई थी। इनका पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने पंचमकार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने पंचमकार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपना नाम के अंत में सी लगाने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सी लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ वर्तमान रूप में गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपना आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक के नाम से लिखा। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तक की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुली प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुली प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुली प्रणाली की शुरुआत की, साथ ही खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुली प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुली प्रणाली की शुरुआत की, साथ खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए जो निम्न है। नादाउन का युद्ध या युद्ध 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। नादाउन का युद्ध 1690 में नादाउन का युद्ध 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुई। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुई। इसमें गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में हुई। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच इस युद्ध में
गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। आनंदपुर का युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया। आनंदपुर का द्वितीय प्रथम युद्ध 1701 में, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में गुरु गोविंद सिंह के मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया। चमकौरा का युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुई। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या कर दी गई। अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो मुगलों के लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा। खिरडाना का युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल बीच हुए। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। खिरडाना का युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह वैसे अनुयायी जो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो गए थे, उन्हें फिर पंच प्यारे कहा गया। इसके अंतर्गत निम्न अनुयायी आया थे। दिल्ली का जाट धर्मदास पंच प्यारे कौन था? दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, बीदर का नाई साहब चंद, द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद्र छिम्बा, जगन्नाथ का हिम्मत बीवर। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं दोस्तों। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह थे। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा कर दिया गया। उसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। गुरु गोविंद सिंह के जिस समय हत्या हुई किसने किया? गुल खां नामक पठान के द्वारा किया गया महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक गाँव में। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता पद पर बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास बैठे। गुरु के नेता के पद पर सर्वप्रथम बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास बैठे। बंदा बहादुर मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया क्योंकि उसे लग रहा था कि मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवाई है। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मारा गया। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मारा गया। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी फांसी की सजा देकर। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। तत्पश्चात सिख धर्म के उत्कर्ष रुक गया। उसके बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया जब दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगे तो मुगल बादशाह अपना पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर लगाया। इसका लाभ सिखों ने उठाया। फिर सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया और खालसा दल का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया। दल खालसा सिखों का बाह्य आक्रमण को बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत दल खालसा को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत की। राखी प्रथा की शुरुआत की जिसके अंतर्गत सिख धर्म लोग उनके फसलों का उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था। जिसके सिख धर्म के लोगों से उनके फसल उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहूलिया ने संभाला। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह आहलूवालिया ने संभाला। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह आहलूवालिया ने संभाला। इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसल में बढ़ गया। जस्सा सिंह आहलूवालिया के समय ही सिख धर्म 12 मिसल में बढ़ गया। मिसल का अरबी भाषा का शब्द अर्थ होता है समान होता है, शाब्दिक अर्थ समान होता है।
मिसल का शाब्दिक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समान होता है। 12 मिसल में सबसे प्रमुख मिसल बनकर शुकरचकिया मिसल उभरा। इस मिसल के संस्थापक चरत सिंह हुए। शुकरचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह हुए। चरत सिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व महासिंह ने किया। महासिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व रंजीत सिंह ने किया। तो मेन रूप से रंजीत सिंह को जानना है। शुकरचकिया मिसल। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में शुकरचकिया मिसल के प्रमुख मानसिंह के यहाँ हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में शुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह के हुआ था। महासिंह का निधन 1792 में हुआ। महासिंह का निधन 1792 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात 12 वर्ष की अवस्था में रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के प्रमुख बना। रंजीत सिंह को गवर्नमेंट आर्मी भी कहा जाता है। रंजीत सिंह ने पंजाब के सिख राज की स्थापना किया। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना किया तथा उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। रंजीत सिंह ने अपना साम्राज्य 4 प्रांतों में बांटा जो निम्न है: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन मुस्लिम था तथा वित्त मंत्री दीनानाथ हिंदू था। इससे पता चलता है कि रंजीत सिंह सभी धर्मों को लेकर चलते थे। रंजीत सिंह की सेना उस समय एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। साथ ही साथ रंजीत सिंह की सेना यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित सेना थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दिया था। जमान शाह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दिया था। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा था। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा था क्योंकि शाह शुजा को अफगानिस्तान के शासक बनाने में रंजीत सिंह ने मदद किया था। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा था। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा था। रंजीत सिंह अपने राज्य की सुरक्षा को मध्यंतर अंग्रेजों के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया। रंजीत सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि के तहत सतलज नदी को रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राज्य की सीमा निर्धारित किया और कहा गया कि सतलज नदी के पूर्व रंजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी और सतलुज नदी के पश्चिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नहीं जाएगी। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग चार्ल्स मेटकॉफ ने लिया। इस संधि के में अंग्रेजों की तरफ से भाग चार्ल्स मेटकॉफ ने लिया था। रंजीत सिंह ने कहा कि ईश्वर ने उनका एक आंख इसलिए ले लिया ताकि वह एक निगाह से सभी धर्मों को समान रूप से देख सके, जैसे कि उनके वित्त मंत्री फकीर अजामुद्दीन देखा गया और वित्त मंत्री दीनानाथ को देखा गया। रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया। रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया। रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया था। रंजीत सिंह गद्दी पर 12 वर्ष की अवस्था में 1792 में बैठा था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़क सिंह बना। खड़क सिंह उत्तराधिकारी उसका बेटा नैनीहाल सिंह बना। खड़क सिंह 1839 से 40 ईस्वी तक। खड़क सिंह का बेटा उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा नैनीहाल सिंह बना और नैनीहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह जो कि रंजीत सिंह का बेटा था। नैनीहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह जो कि रंजीत सिंह का बेटा था। शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना और दिलीप सिंह रंजीत सिंह का ही बेटा था 1843 से 1849 तक। पंजाब में सिख राज का अंतिम शासक दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय भी प्रथम अंग सिख युद्ध हुआ। इसमें अंग सिख युद्ध हुआ। दिलीप सिंह के समय ही प्रथम अंग सिख एवं द्वितीय अंग सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय प्रथम अंग सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। प्रथम अंग सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे 1844 से 1848 तक। इस युद्ध के समय जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, इस युद्ध की समाप्ति 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि के तहत हुई। 1846 में भोरबोला की संधि के तहत दिलीप सिंह ने राज्य ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। 1846 में भोरबोला
भैरव बेला की संधि के तहत दिलीप सिंह, भैरव बेला की संधि के तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के दौरान हुआ। इस युद्ध में तोपों की लड़ाई भी कही जाती थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध को तोपों की लड़ाई भी कही जाती है। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ। इस युद्ध के दौरान यूरोप युद्धों को, इस युद्ध को तोपों की लड़ाई भी कही जाती है। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। इस युद्ध को अंतिम तौर पे अंग्रेजी की जीत हुई। इस युद्ध में अंतिम तौर पर अंग्रेजों की जीत हुई। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा छीनकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी ने ही दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह के पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने तो लंदन भेज दिया गया। दिलीप सिंह कुछ वर्षों के लिए ईसाई धर्म को अपनाया, फिर बाद में उन्होंने सिख धर्म को अपनाया। उनका निधन भारत में नहीं बल्कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, यहीं तक था। रंजीत सिंह खत्म हो गया है और अगला चैप्टर है बंगाल का गवर्नर जनरल और तथा भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो ये तो पढ़ाई अभी नहीं हुआ, तो इसको अभी भी रिवीजन नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना रिवीजन आप लोगों देख लिए होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव कल पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे चीज़ों का रिवीजन एक साइड से डालेंगे और बायोलॉजी का रिवीजन भी डाल दिया जाएगा। कल नहीं, परसों सुबह, कल रिकॉर्ड करेंगे, परसों सुबह इसका वीडियो आएगा। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी दोस्तों, और अभी वीडियो एडिट करके अभी अपलोड कर देंगे और कल से वीडियो अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।